बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। लेकिन जो खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये अहम तरीन खबर है और ये दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान की सियासत में तो हलचल है ही है, लेकिन दुनिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि पाकिस्तान में महल्लाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार के ईवानों में क्या कुछ होता है और महल्लाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार की राहदारियों में अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए और क्या क्या किया जाता है, ये सारे का सारा एक पूरे का पूरा एक theintercept.com की एक पूरी की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट है उस साइफर से मुतालिक जिसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान की मुंतखब हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद, सो कॉल्ड तहरीक अदम एतमाद के जरिए तख्ता उल्टा गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब बदस्तूर कहते रहे कि साइफर एक आया है, लेकिन हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, मैं तो उनको कहूँगा जुगादरी जो हैं, वो बड़े बड़े आए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े चैलेंज किए और उसको झूठ का पलंदा कहा, जबकि ये इसके बहुत ज़्यादा विटनेस भी मौजूद हैं। और उसमें ये सारी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें ये सारे हक़ाइक़ उसमें मंजर आम पे आए हैं। लेकिन सबसे पहले मुबैना तौर पे जो ये साइफर जो है, पहली दफ़ा साइफर का ड्राफ्ट जो है, साइफर के मंदरजात पहली दफ़ा एज इट इज़ रिपोर्ट हुए हैं। theintercept.com का क्लेम है कि ये एक्चुअल यही है। और उसके बाद ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि अभी इसकी तरदीद नहीं आई और अमेरिकन हुकाम ने भी इसकी तस्दीक कर दी है इस डॉक्यूमेंट की। अब ज़रा सुनिए जी कि ये हमारे असद मजीद साहब जो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी खारजा, हमारे सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के, वो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। वो बताते हैं कि एक ज़हराने पर डोनाल्ड लू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनूबी और वस्ती एशिया यानी कि साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के को जो देखते हैं अमरीकी हुकाम की तरफ से, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ उनकी ज़हराने पर मुलाकात हुई। ये ऑफिशियल मीटिंग थी और उनके साथ डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस वेगोरी थे और इनके साथ यानी कि असद मजीद साहब के साथ डिफेंस मिलिट्री अटाशी हमारे वो थे, DCM थे और काउंसलर कासम भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि शुरू में डोनाल्ड ने यूक्रेन के बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला दिया और कहा कि यहाँ और यूरोप के लोग इस बात पर काफ़ी फिक्रमंद हैं कि अगर ऐसा कोई मौक़िफ़ मुमकिन भी है तो पाकिस्तान यूक्रेन इस कदर जारहाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है, ये हमारे लिए इतना गैर जानिबदार मौक़िफ़ नहीं लगता। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ अपनी बातचीत में ये बिल्कुल वाज़ेह लगता है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। अब ये जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी यानी कि इमरान खान साहब की पॉलिसी है, ये डोनाल्ड लू को, अमरीकी हुकाम को पहले से किसी ने ब्रीफ कर दिया था कि ये इमरान खान साहब मॉस्को जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है बल्कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है, उस पे का बात कर रहे हैं। और अब NSC नेशनल सिक्योरिटी का कौन था जिससे उनकी मुलाकात हुई, ये एक इसमें नहीं लिखा हुआ। उन्होंने जारी रखा कि उनका ख्याल था कि ये इस्लामाबाद के मौजूद सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है जिसकी उन्हें वज़ीर आज़म ज़रूरत है और वो अवामी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि ये सूरत हाल का दुरुस्त मुतालिया नहीं है क्योंकि यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शदीद इंटर एजेंसी मुशावरत का नतीजा है। पाकिस्तान ने कभी भी अवामी सतह पर सफारतकारी का सहारा नहीं लिया। एक सियासी रैली के दौरान वज़ीर आज़म के रिमार्क्स इस्लामाबाद में यूरोपीय सफ़ीरों के अवामी ख़त के रद्द अमल में थे जो सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ था। कोई भी सियासी रहनुमा चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में, ऐसी सूरत हाल में अवामी जवाब देने पर मजबूर होगा। उसके बाद डोनाल्ड लू ने कहा कि मैंने असद मजीद साहब कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड से पूछा कि अमेरिका के सख्त रद्द अमल की वजह UNGA में वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में UN जनरल असम्बली में वोटिंग पे जो नफ़ी पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर नफ़ी में जवाब कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा मास्को की वजह से, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हुआ तो वाशिंगटन में सबको मुआफ़ कर दिया जाएगा, यानी अमेरिका पाकिस्तान को मुआफ़ कर देगा अगर क्या हुआ जी कि माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रूस को वज़ीर आज़म के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। यानी वज़ीर आज़म ये कोई बता रहा था कि रूस का जो दौरा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का है, रियासत पाकिस्तान का नहीं है। ये है असल वो चीज़, क्योंकि आप भूल जाएंगे डॉन लीक्स को, आप भूल जाएंगे मेमो गेट को, ये है मामला। उसके बाद उन्होंने कहा कि
वजीर आजम के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बसूरत अगर मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अगर इमरान खान साहब को ना हटाया गया तो फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने तवक्कुफ किया और फिर कहा, यानी डॉन ने तवक्कुफ किया, डोनाल्ड को डॉन लिखा गया है, डॉन ने तवक्कुफ किया कि थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, लेकिन मुझे शुबा है कि इनका रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होगा। उन्होंने फिर कहा कि ईमानदारी से मुझे लगता है कि वजीर आजम की तन्हाई यूरोप और अमेरिका से बहुत मजबूत हो जाएगी, और यूरोप और अमेरिका से बहुत मजबूत हो जाएगी, यानी कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो है बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और अगर उन्होंने ये काम किया तो, और ना यूरोप उसके साथ होगा, ना मगरब साथ होगा, ना अमेरिका का साथ रह जाएगा, और इमरान खान अकेले रह जाएंगे। डॉन ने मजीद तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वजीर आजम का दौरा मास्को जो है बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान प्लान किया गया था, और वजीर आजम की जानिब से प्यूटन से मुलाकात की कोशिश की गई थी जो कामयाब नहीं हुई। फिर ये ख्याल आया कि वो मॉस्को जाएंगे। अब ये सारी बातें उनको कौन रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो सारे बता रहे हैं कि हमें ये पता चला, हमें ये पता चला। और उसके बाद डोनाल्ड ने बताया कि ये मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात पर मबनी और गलत तासुर था। मास्को का दौरा कम अज कम चंद सालों से, यानी कि असद मजीद साहब कह रहे हैं कि मैंने वजाहत की उधर, और मैंने उनको डॉन को बताया कि ये मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात पर मबनी और गलत तासुर था, क्योंकि ये तो मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बहुत अरसे से जो पुतिन के साथ बहुत अरसे से बैकडोर चैनल पे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। बहरहाल असद मजीद साहब ने कहा कि मैंने डॉन को बताया, डोनाल्ड को, ये मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात मबनी और गलत तासुर था। मास्को का दौरा कम अज कम चंद सालों से काम कर रहा था, ये फैक्ट है, हकीकत है, और एक सोचे समझे इदारा जाती अमल का नतीजा था। ये रियासती पॉलिसी तब्दील हो रही थी अफगान वार के बाद। नतीजा मैंने जोर देकर कहा कि जब वजीर आजम मॉस्को जा रहे थे तो यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू नहीं हुआ था, और अब भी पुरअमन हल की उम्मीद बाकी थी। मैंने ये भी बताया, यानी कि असद मजीद साहब अब डोनाल्ड को बता रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी उस वक्त मॉस्को का सफर कर रहे थे, और डॉन ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ये दौरे खास तौर पर यूक्रेन के तात्तुल को हल करने के लिए थे, जबकि वजीर आजम इमरान खान का दौरा दो तरफा इत्तेहादी वजूहात के लिए था। असद मजीद साहब ने कहा कि मैंने उसकी तवज्जो यानी कि डॉन की तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल कराई कि वजीर आजम मॉस्को में रहते हुए सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर अफसोस का इजहार करते हैं, और उन्होंने सफारतकारी के काम करने की उम्मीद जाहिर की थी। इसी तनाजुर में मैंने जोर दिया कि वजीर आजम का दौरा खालिसतन दो तरफा तनाजुर में था, और उसे यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई की ताज़ियत या तौसीक के तौर पर नहीं देखा जा सकता, देखा जाना चाहिए। मैंने ये कहा, यानी कि असद मजीद साहब कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि हमारा मौक़िफ़ हर तरफ से राब्ते के ज़राए को खुला रखना है, और खुला रखने की हमारी ख्वाहिश पर मुनहसिर है, और अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे बाद के बयानात और हमारे तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इस बात को वाज़ेह किया है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल, ताकत के अदम इस्तेमाल या इस्तेमाल के ख़तरे, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत और तनाज़ात के बहरान के बहरुल तस्वीर से हमारी वाबस्तगी की तौसीक की। अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक तवील अरसे से रूस के साथ हमारा बैकडोर चैनल पे काम हो रहा था, और उसका मैं बहुत सारी मीटिंग्स का मैं आई विटनेस भी हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो इसलिए ये जो असद मजीद साहब कह रहे हैं ये एक्चुअल बात बता रहे हैं डोनाल्ड को, और वजाहत कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान साहब को ख्याल आया और उन्होंने रूस का दौरा कर लिया। वो बता रहे हैं कि ये इदारा जाती तौर पर मुल्की तौर रियासती इदारों के माबैन एक तवील डिस्कशन के तौर पे हुई। तो मैं एक हल्की सी मिसाल दे देता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब के साथ हम बीजिंग में गए थे कवरेज के लिए, तो वहाँ पे बाकी हमने सब रिपोर्ट किया, तो प्यूटन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई गिलानी साहब की, वो मुलाकात इनिशियली को 15-20 मिनट की तय थी, लेकिन वो मुलाकात कई घंटे जारी रही, और फिर हमने वो रिपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि इसमें हमारे कौमी मफादात का तकाजा था कि इस मुलाकात को रिपोर्ट ना किया जाए। फिर इसके बाद प्यूटन के पाकिस्तान के 2 दफ़ा दौरे मनसूख हो चुके हैं, उन्होंने आना था, और वो इंडियन प्रेशर था जिसकी वजह से दौरा मनसूख हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, और फिर ये कोई भी और वजीर आजम ये हिम्मत आइस ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये रियासती पॉलिसी है और ये एक काम करना है, आइस ब्रेक करना है, तो फिर क्यों ना हम फ्रंट फुट पे जाके इसको किया जाए। और ये वाला सारा काम जो था ये हुआ, और जाने से पहले उन्होंने बाजवा साहब से पूछा भी कि भाई अब ये लड़ाई शड़ाई का खतरा आ रहा है तो आप बताएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूर जाएं। तो ये सारे का सारा असल में पूरी बात बताई जा रही है। मैंने डॉन को ये भी बताया
کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ افغانستان کے تناظر میں یوکرین کا بحران کیسے نکلے گا۔ اس تنازع کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے بھی ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھی، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی۔ اس نقطہ نظر سے بھی مواصلات کے ذرائع کو کھلا رکھنا ضروری تھا۔ یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا۔ بیجنگ میں آئندہ توسیع ٹرائیکا میٹنگ کے حوالے سے میرے ڈونلڈ نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی تک اس بات پر بات چیت جاری ہے کہ آیا امریکہ کو توسیع ٹرائیکا میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے یا روس کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں آئندہ انطالیہ میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کی توجہ درست ہے، اب روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات چیت کرنی تھی۔ میں نے جواب دیا، یعنی کہ اسد مجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کا بحران افغانستان سے توجہ ہٹائے۔ ڈان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ڈان سمرا ڈونلڈ ہے یہاں پہ بار بار۔ میں نے ڈان سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے دوران ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ مشغول ہوئے ہیں۔ میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ جب امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی تو امریکہ کے لیے ہم اہم تھے، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں پاکستان کے لیے تشویشناک مسائل، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے تاثرات کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے کے کام کرنے والے چینلز کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے روس کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ کے ووٹنگ کے وقت بھی ہمارے ساتھ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات کیوں نہیں کی۔ یہ اب اسد مجید صاحب ان کو ترکی بہ ترکی جواب دے رہے ہیں کہ آپ ہم پہ تو الزام لگا رہے ہیں۔ ڈونلڈ کو کہا کہ آپ ہم پہ تو الزامات لگا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا اپنے رویے پہ بھی، امریکہ کے رویے پہ بھی غور کریں کہ آپ نے ہمیں کب سپورٹ کیا ہے۔ جب ہمیں ضرورت پڑی آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ کشمیر کے معاملے میں آج تک ہمیں وہ توجہ نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے، اور آپ پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے معمولی سمجھا دوسروں کی نسبت۔ تو اس لیے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان بہت اہم ہو جاتا ہے، اور جب ضرورت نہیں پڑتی تو پاکستان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اسد مجید صاحب ہمارے ایمبیسڈر وہیں پہ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا مکالمہ لکھا گیا ہے اور یہ اسد مجید صاحب جواب دے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں، ان اسد مجید صاحب کے ان آفیسر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم ان کا ٹرائل کریں گے، ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ یہ ہے سچویشن، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، دبنگ آدمی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محکمہ خارجہ نے اسے ڈی سی ایم کی سطح پر اٹھایا۔ پاکستان نے مسلسل اعلیٰ سطحی مصروفیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور اس وجہ سے وزیر خارجہ نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر کو ذاتی طور پر بیان کرنے کے لیے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کال ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں سوچ یہ تھی کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہنگامہ آرائی کے پیش نظر اس طرح کی مصروفیات کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، اور پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اب اسد مجید صاحب ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا، یعنی کہ اسد مجید صاحب نے کہا کہ میں نے موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین کے بحران جیسی پیچیدہ صورتحال میں ممالک کو فریقوں کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اور سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ طاقتوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈونلڈ نے جواب دیا کہ آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا اور میں نے اسے اپنی قیادت تک واپس لے جاؤں گا، یعنی کہ آپ نے جو بات کی ہے میں اپنی قیادت کو بتا دوں گا، امریکی حکام کو۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یوکرین کے بحران پر ان کے بھارتی موقف کا دفاع امریکہ بھارت تعلقات پر حال ہی میں سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران دیکھا ہے۔ یہ اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اسد مجید صاحب کہہ رہے ہیں ڈان کو کہ یوکرین کے بحران پر ان کے بھارتی موقف کا دفاع امریکہ بھارت تعلقات پر حال ہی میں سینٹ کی ذیلی کمیٹی میں دیکھیں، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ایک طرف آپ انڈیا کا جو یوکرین پہ موقف ہے آپ اس کو دفاع کر رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے سینٹ کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران۔ ایسا لگتا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیارات کا اطلاق کر رہا ہے، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ اور ڈان نے جواب میں کہا کہ UNSC
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और UNGA जनरल असम्बली में हिंदुस्तान की अदम शिरकत के बारे में अमरीकी कानून साजों के शदीद जज्बात समात के दौरान वाज़ेह तौर पर सामने आए। मैंने कहा समात से मालूम होता है कि अमेरिका को भारत से, पाकिस्तान से ज्यादा तवक्कुआत हैं, और लेकिन वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देता है। डॉन ने टॉल मटोल करते हुए जवाब दिया, यानी कि डोनाल्ड ने टॉल मटोल किया जब वो काउंटर करने लगे, क्योंकि दलील तो थी नहीं उसके पास। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ने टॉल मटोल करते हुए जवाब दिया कि वाशिंगटन अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को चीन में कुछ हो रहा है इसकी ऐनक से देखता है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हिंदुस्तान के मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात थे तो मुझे लगता है कि जब तमाम हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन से बाहर हो जाएंगे तो हम हिंदुस्तान की पॉलिसी में हकीकत में तब्दीली देखेंगे, यानी उनको इतनी फेवर्स दी जा रही हैं और पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है। मैंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम के दौरे रूस का मसला हमारे दो तरफा ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा, और डॉन ने जवाब दिया कि मैं बहस करूंगा कि उसने हमारे नुक्ता नज़र से ताल्लुकात में पहले से ही खराबी पैदा कर दी है। आइए चंद दिन इंतजार करते हैं कि सियासी हालात बदलते हैं या नहीं, जिसका मतलब ये होगा कि इस मामले में हमारा कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं होगा। अब वो आ रहे हैं कि अब देखते हैं कि वजीर आजम को हटाया जाता है या नहीं, फिर हम बात करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इस मामले पर हमारा कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं, और ये दांत बहुत जल्द, यानी कि ये जो इस वक्त टेंशन चल रही है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। दूसरी सूरत में हमें इस मसले का सामना करना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि इसे किस तरह से मुनज़्ज़म करना है। हमने अफगानिस्तान और दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया, और हमारी गुफ्तगू इस हिस्से से एक अलग मुमासलत है। और फिर उसमें उसमें कहा कि जो अगली बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब को अब तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो होएगा तो उसके बाद आएगा। अब आगे असद मजीद साहब आगे वजाहत कर रहे हैं, अब आगे अपना दे रहे हैं इसका हल। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड व्हाइट हाउस की वाज़ेह मंजूरी के बगैर इतनी मजबूत डिमांड नहीं बता सकता था, यानी उन्होंने कहा कि ये व्हाइट हाउस की मंजूरी से ये जो कुछ हुआ वो किया है उन्होंने, और जिसका इसने बारहा हवाला दिया। वाज़ेह तौर पर डोनाल्ड ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी अमल पर आउट ऑफ टर्न बात की है, हमें इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, और इस्लामाबाद में अमरीकी CDA से मुनासिब डिमांड करने पर गौर करना चाहिए, ये उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो ये है वो सिचुएशन, ये है वो पेपर जिसके बारे में कहा गया। अब इसमें और बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि वक्त बहुत कम है और वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए मैं इसकी अगली जो है रिपोर्ट की अगली किस्त में आपको बताऊंगा कि उसने क्या क्या मजीद intercept.com में ये कहा गया है। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।